टॉपिक स्टार्ट करते हैं नया, और वो टॉपिक है एनिमल रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोडक्शन है, एनिमल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है प्राणी प्रजनन या जंतु प्रजनन। जंतु प्रजनन है इस टॉपिक का नया नाम है। आज इसके अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। एनिमल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से पार्ट है वो सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या किसे कहते हैं, एनिमल रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है। परिभाषा देखने के बाद में आगे स्पष्ट करेंगे। परिभाषा में आप इतना ध्यान रखिएगा, एनिमल रिप्रोडक्शन यानी कि प्रत्येक जीव अपनी समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को ही कहा जाता है एनिमल रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को प्रजनन कहा जाता है। अगर प्लांट्स कर रहा है तो प्लांट रिप्रोडक्शन, अगर एनिमल कर रहा है तो एनिमल रिप्रोडक्शन। हालांकि सिलेबस में आपके फर्स्ट यूनिट में ये एनिमल रिप्रोडक्शन है, इसीलिए प्लांट रिप्रोडक्शन की यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, उसको साइड में रखेंगे। समझ में आ गया एनिमल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन ऐसी एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव है इस समष्टि में या इस समुदाय में या इस पृथ्वी पर, वो जीव अपनी समान संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता रखता है, अपनी समान संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये आता है कि जीव जनन क्यों करते हैं, जीव है वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, क्यों उनको जरूरी होती है, क्यों करते हैं वो रिप्रोड्यूस। तो एक चीज आप देखिए कि क्या रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है, वो मूलभूत आवश्यकता में सम्मिलित है कि जिस प्रकार से मैंने एक्सक्रीशन पढ़ाया था आपको, रेस्पिरेशन पढ़ाया था कि एनिमल है वो रेस्पिरेशन करता है, श्वसन करता है, एक्सक्रीशन करता है, उत्सर्जन करता है, पोषण करता है। उसके बगैर एनिमल जीवित नहीं रह पाता, वो उसको करना ही करना होता है, कंपल्सरी है, दैट इज वो उसकी मूलभूत आवश्यकता में सम्मिलित है। तो क्या इस प्रकार से रिप्रोडक्शन करना भी मूलभूत आवश्यकता में सम्मिलित है? क्या बगैर रिप्रोडक्शन किए जीवित नहीं रह सकता? ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि ये इसकी मूलभूत आवश्यकता में सम्मिलित नहीं होता। मूलभूत आवश्यकता में जो चीज सम्मिलित होती है वो उसको करनी ही करनी होती है, यानी उसके बगैर जीवित नहीं रह सकता, जैसे एक्सक्रीशन, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे पोषण, है ना। उस प्रकार से ये मूलभूत आवश्यकता में भी सम्मिलित नहीं है, फिर भी जीव रिप्रोड्यूस करते हैं। इस चीज के लिए क्यों करते हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरा चीज ये देखते हैं, एक स्टेटमेंट तो ये देखा, दूसरा ये है कि कोई भी एनिमल है वो रिप्रोड्यूस करता है, प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो उसे उस पर बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी वेस्टेज होती है। तो फिर जीव है वो, अगर वो चीज उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक ही नहीं है तो वो एनर्जी क्यों रिड्यूस करे, एनर्जी क्यों खत्म करें। ये दो क्वेश्चन हैं, ये इसके अपोजिशन में उठते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीव है वो जीवित रहने के लिए ही प्रजनन करते हैं। जीव इसलिए रिप्रोडक्शन करते हैं क्योंकि वो अपनी जाति की निरंतरता बनाए हुए रखते हैं, निरंतरता बनाए हुए रखते हैं, इसलिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं। निरंतरता कैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी एक स्पीसीज है जैसे छिपकली है, वो छिपकली अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो वो खत्म हो जाएगी, वो देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए प्रत्येक जाति की ये विशेषता होती है कि वो अपनी जाति की निरंतरता आगे कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए वो रिप्रोडक्शन करती है। अगर ये मान लो अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो, प्रजनन अगर नहीं हो तो क्या होगा, प्रजनन नहीं हो तो क्या होगा, होगा क्या, बस ये होगा कि स्पीसीज है वो डेस्ट्रो हो जाएगी। कोई भी स्पीसीज है, ये इट नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी मान लेते हैं कि अगर
इस पृथ्वी पर जितनी भी स्पीसीज पाई जा रही है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, करती हैं, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसे आएगा कि पृथ्वी पे समस्त जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे, डेस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी उस समष्टि देखने के लिए ही नहीं बचेगी। तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने को कुछ भी नहीं होगा कि क्या होगा क्या नहीं होता है इस सब चीज़ों से। तो यही है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो, अगर ये रुक जाए, तो समष्टि में समस्त जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं और एक दूसरे का अस्तित्व भी नहीं होता है। हमें कैसे पता चलता है, हमें कैसा पता हम लोग हमको कैसे पता चलता है कि एक जीव है वो दूसरे जीव के पैरेलल है या समान है, मतलब एक जीव है वो दूसरे जीव के समान है या ये दूसरे के असमान है। इस ऐसा एक चीज़ से डिसाइड कर सकते हैं हम, उसको बाहरी रूप के बाहरी उसके दिखावे के आधार पर यह डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन है ना, कोई एलियन आ गया है, फॉर एग्जाम्पल एलियन आ गया, एलियन कैसे डिसाइड करेगा, एलियन की अच्छा ये भी दिखने में सेम दिख रहा है, ये भी दिखने में सेम दिख रहा है, इस चीज़ से ह्यूमन से उसको नहीं पता कि ह्यूमन है या कैट है या डॉग है। वो ह्यूमन और डॉग को देखेगा, ह्यूमन को देखेगा तो अच्छा ये स्ट्रक्चर है, 3-4 ह्यूमन है, ये ह्यूमन, ये स्ट्रक्चर ये सेम दिख रही है, इट मीन्स ये एक जाति के हैं। डॉग है, डॉग का अलग है, डॉग की बनावट अलग है ना, वो ह्यूमन 2 पैरों पे चलता है ना, डॉग 4 पैरों पे चलता है, तो डॉग की बनावट अलग है। तो अच्छा ये इसकी बनावट अलग है, इसका मतलब ये ला हो सकता है कि कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई लंबा हो, कोई ओछा हो, कोई मोटा हो, कोई पतला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो बनावट है ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है ना किसी की जो आंखें हैं वो पीछे की ओर हो, हाथ की जगह पैर हो, है ना, ऐसा तो ह्यूमन देखने को नहीं मिलता ना। तो है इस एक चीज हमें तब पता चलता है कि एक जीव है वो दूसरे जीव के समान है। कैसे पता चलेगा कि उसके दिखावे के आधार पर कि वो हमें समान दिखाई देता है, इस हिसाब से हमें पता चलता है। अब जब मैं बात करूं कि प्राणियों में जब रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप का होता है, बात करूं कि इसके टाइप की बात करूं कि टाइप में कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, 2 टाइप का होता है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, और इसका मतलब होता है लैंगिक प्रजनन। स्टार्ट करेंगे इससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक बार साइड में कर देना है, आपको बाद में डिस्कस करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि क्या परिभाषा होती है, किसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा, अलैंगिक प्रजनन किसे कहा जाएगा। बात कर रहे हैं एनिमल के रेफरेंस में, तो ऐसा इस प्रकार का प्रजनन जिसमें जीव अपनी समान संतति उत्पन्न करता है, यानी जो संतति होगी उसमें वेरिएशन नहीं होंगे, D2 अपने समान यानी कि प्रजनन में अपने समान ही कर रहा है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, यानी D2 यानी 100% अपने समान संतति एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि ऐसा जीव, कंडीशन क्या होगी इसके लिए कि सिंगल पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट के द्वारा अपनी संतति का निर्माण होगा। इस प्रकार का प्रजनन जिसमें एकल जीव के द्वारा अपनी समान संतति उत्पन्न की जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार के, देखिए किसी भी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होता है, किसी भी प्रकार के गैमेट का निर्माण जिस प्रजनन में नहीं होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैनी टाइप्स के होते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक होता है बाइनरी फिशन।
बाइनरी फिशन को कहा जाता है द्विविखंडन। द्विविखंडन बाइनरी फिशन में क्या होता है, देखिए द्विविखंडन यहाँ से नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसमें द्वि यानी दो होता है और विखंडन यानी क्या होता है, टुकड़े होते हैं। इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक जीव है वो एक जीव विभाजित होकर अपने समान दो जीव का निर्माण कर रहा है, बाइनरी फिशन कहलाता है। द्वि यानी दो, विखंडन यानी विभाजित होकर यानी दो जीव का निर्माण करता है। इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक जीव विभाजित होता है और अपने समान दो जीवों का निर्माण करता है, एसेक्सुअल बाइनरी फिशन कहलाता है। दो जीव का निर्माण कंपल्सरी होगा। बाइनरी फिशन में केवल दो जीव का निर्माण होगा। ऐसा नहीं कि एक जीव के द्वारा एक हो गया, एक जीव के द्वारा बहुत सारे हो गए, ऐसा नहीं होगा। बाइनरी फिशन में एक जीव के द्वारा दो जीवों का निर्माण होगा। दोनों जीव हैं इस जीव के समान होंगे। ये किनमें होता है, बाइनरी फिशन होता है यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या यूनिसेलुलर एनिमल के रेफरेंस में देख रहे हैं तो यूनिसेलुलर एनिमल में ये जो है बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। बाइनरी फिशन का दूसरा देखिए, मैंने यहाँ भी बताया यूनिसेलुलर होता है एक कोशिकीय यानी कि ऐसे जीव जिनका निर्माण केवल सिंगल सेल के द्वारा होता है उन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है। तो यूनिसेलुलर जीव है वो यूनिसेलुलर जीव यानी एक कोशिका है। ये पूरा जीव एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ये एक कोशिका डिवाइड होकर दो सेल का निर्माण करेगी, ठीक है। ये दो सेल ही दो जीव है, ये दो सेल ही दो जीव है। इसलिए इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है कोशिका विभाजन। देखिए कोशिका डिवाइड हो रही है यहाँ पे, इस प्रकार के को रिप्रोडक्शन को कहा जाता है कोशिकीय विभाजन प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो कहा जाता है। ये किन में पाया जाता है, उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो ये देखने को मिलता है अमीबा में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बाइनरी फिशन है वो अमीबा में देखने को मिलता है। जैसे मैं बात करूं किस हिसाब से देखने को मिलेगा, जैसे ये अमीबा है, अमीबा की ऐसी इस टाइप की आकृति होती है। ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ये अमीबा अब अमीबा डिवाइड होगा तो ऐसे इस टाइप का थोड़ा सा ऐसे बनेगा और थोड़ा सा ऐसे है ना, ये पहले क्या होगा, अमीबा में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा सबसे पहले। तो ये इस वाले पार्ट में भी न्यूक्लियस चला जाएगा एंड इस पार्ट में भी न्यूक्लियस का पार्ट है वो चला जाएगा। देन आगे फिर ये डिवाइड होगा, आगे डिवाइड हो गए ये अलग अमीबा बन जाएगा एंड ये अलग अमीबा बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मैंने बनाने में थोड़ा वो हुआ है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम होगी, ये दोनों स्ट्रक्चर वैसी ही बनेगी जैसी ये स्ट्रक्चर है। अमीबा वैसा ही बनेगा जैसा कि ये अमीबा है और इन दोनों में न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस में आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो निहित होती हैं। इस प्रकार से बाइनरी फिशन के द्वारा इसका निर्माण होता है। देन आगे दूसरा जो मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, मल्टीपल फिशन का मतलब है बहुखंडन। इस प्रकार का, इसकी डेफिनेशन में बताऊं, इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, जिसमें एक कोशिकीय मल्टीपल फिशन है वो भी यूनिसेलुलर जीव की विशेषता होती है, जिसमें एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाओं वाले उसका निर्माण करते हैं जीव का। ये मल्टी यानी दो, बहुत सारे बहुत सारा विभाजन होता है। मल्टी यानी बहुत है ना, खंडन यानी विभाजन, इसमें दो का निर्माण, इसमें बहुत सारे का निर्माण।
यहीं से आप ध्यान में रखिए कि इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसमें जीव विभाजित होकर बहुत सारे जीव का निर्माण करता है, अपने समान बहुत सारे जीव का निर्माण करता है, दैट इज मल्टीपल फिशन। और ये देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में, ये देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में। एग्जाम्पल है भाई वो इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, आपको याद रखने हैं। प्लाज्मोडियम में जैसे कि ये एक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा और ये न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने के बाद में ये आगे डिवाइड होकर वो जीव का वो निर्माण करेगा। देन आगे बात करते हैं, तीसरा जो मेथड आता है वो है बडिंग का। बडिंग को कहते हैं मुकुलन। इंटरेस्टिंग फैक्ट है बडिंग के बारे में, यानी इंटरेस्टेड है बडिंग का जो जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्या होता है बडिंग में, डेफिनेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि डेफिनेशन देख कर के पूछा जा सकता है कि कौन सा बाइनरी फिशन होगा, मल्टीपल फिशन होगा या बडिंग होगा, कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इस डेफिनेशन के हिसाब से। मल्टीमुकुलन बडिंग इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंतर्गत किसी जीव का जो कायिक पार्ट है, वो कायिक वेजिटेटिव जो भाग है किसी जीव का, वो भाग वृद्धि करके देन अलग होकर नए जीव का निर्माण कर देता है, वो बर्डिंग कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताऊं तो हाइड्रा में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बोले मैम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बता दीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा का, ये इस प्रकार का हाइड्रा है। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल 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 जो लोअर कैटेगरी के एनिमल होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ही पाया जाता है। यानी अपर कैटेगरी के जो जीव होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लोअर कैटेगरी के ना यूनिसेलुलर हो गए, कुछ मल्टी सेलुलर हो गए। यूनिसेलुलर आप सोच सकते हो कितना होता है यूनिसेलुलर। तो जो हाइड्रा है, हाइड्रा का मान लीजिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है हाइड्रा की, तो ये हाइड्रा है। अब हाइड्रा में यहाँ पे थोड़ा सा ये इसका वेजिटेटिव यानी कायिक भाग, ये इस हाइड्रा का जो कायिक भाग है, वेजिटेटिव जो पार्ट है, ये कायिक भाग आगे क्या होगा, ये इसमें जो सेल्स होती है वो प्रॉपर डिवाइडेशन करती है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही बन जाता है, प्रॉपर डिवाइडेशन होता है। तो ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट है इस हाइड्रा का, ये वाला पार्ट है वो आगे ऐसे, ये मान लीजिए मैं ऐसे बना रही हूँ, ये हाइड्रा है और ये वाला पार्ट थोड़ा आगे और ग्रोथ करके कर गया। देन आगे फिर से ये मान लीजिए ये है, फिर आगे ये थोड़ा और ग्रोथ किया, और ग्रोथ करने के बाद में ये इसके, ये देखो ये बना रही हूँ, ये क्या है, ये स्पर्शक है, ये स्पर्शक है हाइड्रा के, है ना। एंड ये आगे फिर ये इसमें ये अलग क्या बन गया, एक अलग हाइड्रा का निर्माण हो गया। ये आगे टूट जाएगा, इससे अलग हो जाएगा क्योंकि ये पूरा विकास हो चुका है, पूरा परिवर्तन हो चुका है इसका। तो ये आगे टूट करके अब देन ये तो जो पेरेंट हाइड्रा था वो तो है ही, वो तो है ही, इसके साथ में ये नया हाइड्रा है, वो नया हाइड्रा है वो बन गया, है ना। ये देखिए दो हाइड्रा है वो हो गए। देखिए क्या होगा, ये हाइड्रा मैं यहाँ पे बना रही हूँ तो थोड़ा डायग्राम है वो तिरछा तिकोना ऐसा बन रहा है, लेकिन ये सेम डिटू जो पेरेंट हाइड्रा होता है उसके अकॉर्डिंग ये जो है ये बनते हैं, जो प्रोजेनी बनती है। देखिए यहाँ पे जो मैन हाइड्रा है, मैन जीव है, उसका एक पार्ट है थोड़ा सा वो डिवाइड होता है, फिर ग्रोथ करता है, वो पूरा उसका जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है उससे वो जुड़ा हुआ होता है, देन वो अलग हो जाता है और नया हाइड्रा का, नया जीव का निर्माण करता है। इस प्रकार की जो प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है, इसको बड बोला जाता है, यानी कलिका इसको बोला जाता है। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो बडिंग में देखने को मिलती है, और ये प्रोसेस होती है ये बडिंग इन हाइड्रा। देन आगे बात करते हैं, एक चौथा जो मेथड आता है वो आता है रीजनरेशन का। रीजनरेशन एक टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और रीजनरेशन को कहा जाता है पुनर्जनन। ऐसा नहीं कि मैम दूसरा जन्म मिलता है क्या, हमें नहीं, लोअर कैटेगरी को ऑर्गेनिज्म को मिलता है। पुनर्जनन
एंड या पुनरुद्भवन है, पुनरुद्भवन है इसको बोल सकते हो। क्या होता है इसमें रीजनरेशन में? रीजनरेशन या पुनरुद्भवन या पुनर्जनन में होता यह है कि इस प्रकार से जो पूर्ण रूप से विभेदित जो सेल्स होती हैं, जो जीव होते हैं, पूर्ण रूप से विभेदित डिवाइडेड जो जीव होते हैं, उनमें नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। किस प्रकार से होती है कि जीव में कोई, मान लो कि कोई एक लोअर कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में कोई सेल्स डैमेज हो गई या उसमें टूट फूट हो गई या टूट गया, फूट गया, खंड गया, कैसे भी हो गया वो, अब क्या होगा, अब उसके जो टूटे फूटे सेल्स हैं वो सेल्स के द्वारा एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। यानी कि क्षतिग्रस्त सेल, डैमेज सेल, टूटी फूटी सेल्स, उसके खंडन के द्वारा बने हुए टुकड़े से नए जीव का जो निर्माण हो जाता है उसे ही कहा जाता है रीजनरेशन, उसे ही कहा जाता है पुनरुद्भवन। देखते हैं किसमें पाया जाता है? हाइड्रा है। इस हाइड्रा में आपका बर्डिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और हाइड्रा में रीजनरेशन के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल देखने को मिलता है प्लेनेरिया में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है। किस प्रकार से होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए ये प्लेनेरिया है, है ना, ये प्लेनेरिया है। अब इस प्लेनेरिया के 3 टुकड़े हो गए, इसके 3 टुकड़े हो गए, ये ऊपर वाला टुकड़ा हो गया एंड ये बीच वाला टुकड़ा हो गया एंड ये बीच वाला टुकड़ा हो गया, है ना। इस प्रकार से ये 3 टुकड़े हो गए प्लेनेरिया के। अब ये टुकड़े क्या होंगे? अब ये टुकड़े आगे डेवलपमेंट करके तीन प्लेनेरिया का निर्माण कर लेंगे। इस टाइप की 3 प्लेनेरिया का निर्माण है वो इनमें हो जाएगा। इस प्रकार का रीजनरेशन देखने को मिलता है हाइड्रा में, प्लेनेरिया में। हाइड्रा में आपका बर्डिंग रीजनरेशन भी होता है और हाइड्रा में आपका ये रीजनरेशन रिप्रोडक्शन भी होता है। देखिए एक चीज, रीजनरेशन है जो पुनरुद्भवन है, ये पुनरुद्भवन आपका ऐसा नहीं बोल सकते कि ये रिप्रोडक्शन के समान है, ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए हर रिप्रोडक्शन में, हर जीव में ये जरूरी नहीं होता कि हर जीव में जरूरी नहीं होता कि वो उसकी सेल डैमेज हो जाएगी तो वो डैमेज सेल नए जीव का निर्माण कर लेंगे, ऐसा हर जीव में नहीं होता। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन है, पुनरुद्भवन है, वो रिप्रोडक्शन के समान नहीं है, हालांकि उसका एक पार्ट है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ और क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। बिल्कुल मैं चेक करूँगी किस किसने दिया है। क्या ह्यूमन में, क्या मानव में रीजनरेशन की प्रोसेस होती है? पुनरुद्भवन क्या मानव में पाया जाता है? और अगर पाया जाता है तो किस लिमिट तक? या तो यस या नो। अगर आपका आंसर आ रहा है यस, तो किस लिमिट तक वो रीजनरेशन की प्रोसेस है वो हो रही है, किस लिमिट तक रीजनरेशन पाया जा सकता है ह्यूमन में। एक क्वेश्चन तो यह है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि मैं आपको डाइट वाला, संतुलित भोजन वाला वो चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। तो उससे क्वेश्चन ये है कि क्या एनिमल्स को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे ह्यूमन को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या एनिमल्स को भी विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? ये 2 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने हैं। देन आगे बात करते हैं, एक 5वां टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है और वो होता है क्लोनिंग। और बहुत इंटरेस्टेड है क्लोनिंग के बारे में। क्लोनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, परिभाषा के तौर पर देखें तो ऐसे जीव, ऐसे या तो हो सकता है, देखिए क्लोनिंग में या तो आइडेंटिकल सेल हो सकती है या आइडेंटिकल कोई जीव का पार्ट हो सकता है या कंप्लीट जीव हो सकता है, या तो सेल हो सकती है, कोई जीव का पार्ट हो सकता है या कंप्लीट जीव हो सकता है। तो ये इनको कृत्रिम रूप से इनके समरूप तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्लोनिंग कहते हैं। यानी किसी सेल को, किसी जीव के पार्ट को या किसी जीव को कृत्रिम रूप से उसके समान जो संतति उत्पन्न की जाती है कृत्रिम रूप से, उसको कहा जाता है क्लोनिंग। उस
प्रोसेस को क्लोनिंग कहा जाता है। और उस जीव को, जो जीव तैयार किया जाता है, उस जीव को क्लोन जीव कहा जाता है। क्लोन जीव है अपनी पेरेंट जीव के आइडेंटिकल होगा। देखिए ये सारी प्रोसेस है, ये नेचुरल हो रही है, प्रकृति में होती है, लेकिन क्लोनिंग की प्रोसेस है वो नेचुरल नहीं होती। साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा बोल, जैसे साइंटिस्ट ह्यूमन ही होगी तो ह्यूमन के द्वारा यानी आर्टिफिशियल तरीके से जीव को तैयार करवाया जाता है। आर्टिफिशियल तरीके से जीव को तैयार कराने की जो प्रोसेस होती है वो क्लोनिंग होती है। क्लोनिंग की प्रोसेस है वो सबसे पहले क्लोनिंग की जो क्लोन तैयार किया गया था वो वैज्ञानिक थे इयान विल्मिट। इयान विल्मट एक साइंटिस्ट थे और इस वैज्ञानिक का एक सहयोगी वैज्ञानिक था एडेनबर्ग साइंटिस्ट था। एडेनबर्ग और इयान विल्मट ये साइंटिस्ट मिलकर के स्कॉटलैंड का एक इंस्टीट्यूट था, रोजलिन इंस्टीट्यूट। उस इंस्टीट्यूट में सबसे पहले है वो उस इंस्टीट्यूट में क्लोनिंग की गई। क्लोनिंग की प्रोसेस है वो सबसे पहले की गई। क्लोन सबसे पहले किया गया एक भेड़ का। किसका किया गया? सबसे पहले जो क्लोन किया गया था एक भेड़ का क्लोन किया गया था और उस भेड़ का उसका नाम रखा गया डोली भेड़। उसका नाम रखा गया डोली। और डोली का जन्म एक्चुअली पूछा जाता है, एक एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है डोली का जन्म कब हुआ था। डोली क्या है? डोली आपका आ सकता है, डोली क्या है? क्लोनीकृत भेड़ है, क्लोनीकृत गाय है ना। तो डोली है, भेड़ है, क्लोन की गई भेड़ का नाम डोली रखा गया। किसने तैयार किया था? इयान विल्मिट साइंटिस्ट थे, उनके सहयोग थे एडेनबर्ग। कौन से इंस्टीट्यूट में? रोजलिन इंस्टीट्यूट। कौन से इंस्टीट्यूट में तैयार किया गया था? रोजलिन इंस्टीट्यूट था। रोजलिन इंस्टीट्यूट कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था। और सबसे पहला स्तनधारी जिसका क्लोन तैयार किया गया था, सबसे पहला स्तनधारी था भेड़। ये डोली जिसका क्लोन तैयार किया गया था भेड़ था। और इसका जो है वो इसका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 को डोली का जन्म हुआ था। कैसे ये प्रोसेस कैसे की गई मैं आपको बता देती हूँ। एक मादा भेड़ थी, मादा भेड़ थी। उस मादा भेड़ का नाम था फिन डोरसेट। उस मादा भेड़ का नाम था फिन डोरसेट। फिन डोरसेट एक मादा भेड़ थी। इस फिन डोरसेट मादा भेड़ की जो स्तन ग्रंथि होती है, स्तन ग्रंथि से क्या लिया गया? सेल ली गई। स्तन ग्रंथि की जो ग्लैंड थी उसकी सेल ली गई। एंड दूसरी एक भेड़ थी, उस भेड़ का नाम था स्कॉटिश ब्लैकफिश। उस भेड़ का नाम था स्कॉटिश ब्लैकफिश वेल। स्कॉटिश ब्लैकफिश वेल उस भेड़ का नाम था। एंड फिन डोरसेट दूसरी भेड़ थी। देखिए इसमें क्या क्लोन किस प्रकार से तैयार किया गया था। मादा भेड़ थी फिन डोरसेट, उसकी स्तन ग्रंथि से सेल ली गई। और दूसरी भेड़ थी जो जिसका था स्कॉटिश ब्लैकफिश वेल। अब आप सोच सकते हो कि मैम ये इतना बड़ा नाम क्या एग्जाम में ऐसे अटपटे नाम पूछे जाएंगे? ये आपके 8th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है। आप चेक कर सकते हो, बाकायदा एनसीईआरटी में साफ शब्दों में ऐसा लिख रखा है। तो स्कॉटिश ब्लैकफिश वेल जो भेड़ का नाम था, इस भेड़ से क्या लिया गया? इस भेड़ से सेल ली गई, इस भेड़ से एग सेल ली गई, एग सेल। ठीक है, अब क्या किया गया? अब जो इस एग सेल से इसको एग हटा दिया। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर ये क्या है? ये सेल इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस को केंद्रक को रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया बताऊंगी आगे। एंड इससे क्या हुआ? इससे ये सेल है, इस सेल से ये न्यूक्लियस लिया गया, यानी कि ये जो पूरा साइटोप्लाज्म था ये पूरा हटा दिया गया था। सिर्फ न्यूक्लियस का पार्ट है वो निकाला गया। देखिए न्यूक्लियस है उसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। न्यूक्लियस में आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। न्यूक्लियस में वो गुण होते हैं जो कि अगली संतति में पहुंचते हैं,
है ना। अब क्या किया गया कि इसको, इस सेल के ये जो बिना न्यूक्लियस, बिना केंद्रक के जो कोशिका थी, इस कोशिका में जो फिन डोर्सेट की स्तन ग्रंथि से जो कोशिका ली गई थी, उससे केंद्रक निकाल के इसका केंद्रक इन स्कॉटिश ब्लैक फिश व्हेल के सेल्स में क्या कर दिया गया, इम्प्लांट कर दिया गया, इम्प्लांट है वो कर दिया गया। अब क्या हुआ कि इसके इम्प्लांट करने के बाद में ये जो सेल्स थी, ये कोशिका और ये न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस ये ग्रोथ किया और ये क्या किया, डेवलपमेंट किया और किसका जन्म हुआ, डोली का जन्म हुआ। डोली यानी जो भेड़ थी, क्लोन की गई भेड़ थी, उसका जन्म हुआ। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि ये जो डोली थी वो किसके सम्मान थी, यानी कि फिन डोरसेट के सम्मान थी या स्कॉटिश ब्लैकफिश व्हेल के सम्मान थी। जो डोली थी, आपके देखिए दिमाग में सोचिए, क्योंकि दिमाग में सोचने से आपके जो सोचने वाले टिश्यू है माइंड में वो एक्टिव होते हैं, तो तर्क वितर्क करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। ये डोली थी वो किसके समान थी, डोली थी फिन डोरसेट जो भेड़ थी उसके समान। कैसे, क्योंकि न्यूक्लियस इसका लिया गया था इस स्कॉटिश ब्लैकफिश व्हेल का 0% करेक्टर था। डोली सेम टू सेम थी, डोली सेम टू सेम थी, किसके समान थी, ये थी इसके जो यह है फिन डोरसेट के, फिन डोरसेट के सम्मान थी, फिन डोरसेट मादा भेड़ के सम्मान थी डोली। 0% करेक्टर था इस भेड़ स्कॉटिश ब्लैकफिश व्हेल का। डोली एक स्वस्थ क्लोन के रूप में विकसित हुई, जिसने आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। और दुर्भाग्यवश इसके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, तो 14 फेब को, वैलेंटाइन डे को 2003 को डोली की मृत्यु हो गई थी। एंड ऐसा नहीं होता है कि जो क्लोन तैयार किए होते हैं उनमें कोई विकृतियां नहीं आती, इट में भी पॉसिबल कि आ सकती हैं। तो ये सबसे पहला था डोली का क्लोनिंग का, और पूछा जाता है इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। मैंने आपको एक सरलतम वे में आपको समझाने की कोशिश की है, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्या क्या पढ़ा। पहले तो एनिमल रिप्रोडक्शन क्या होता है, देन क्यों जरूरत होती है, ये वगैरह वगैरह देखा। सेक्सुअल ये रिप्रोडक्शन है, दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट लेक्चर में आप आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसेक्सुअल कंप्लीट हो चुका है। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है इसके बारे में देखा, कोई गैमेट नहीं बनते हैं, अपनी सम्मान 100% संतति अपनी सम्मान उत्पन्न करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं आती है। देन डेफिनेशन के बाद में इसका जो किस किस टाइप का होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बर्डिंग, रीजनरेशन एंड क्लोनिंग, ये इसके टाइप होते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।